बदला, पैन कार्ड नंबर किसने बदले, उसके अकाउंट नंबर किसने बदले। ये तो बिना उनके विपत्र जमा किए पैसे की निकासी हो ही नहीं सकता, चाहे वो 10% ऐड का मामला हो या रेगुलर भुगतान का मामला हो। अध्यक्ष महोदय, और आपके वित्त विभाग के जांच के प्रतिवेदन भी मेरे हाथ में है, उन्होंने सबको समरूप रूप से दोषी बताया है। आप उन्हें बचाए ना। अगर इसमें सच में भ्रष्टाचार से सरकार समझौता नहीं करना चाहती है, तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों, उससे भी बरी कीजिए। फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है, तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे, अगर आपने दोषी माना है तो। यही एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलिए। इससे बहुत साफ ऐसा लगता है कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की इसमें साजिश चल रही है। नहीं तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जब दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एक शूटिंग इंजीनियर को बचाने का ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है यहाँ। माननीय मंत्री जी। महोदय, एक मिनट आप महोदय, ये मामला बहुत संगीन है और मैं सरकार से अपील करूंगा, मंत्री जी से अपील करूंगा कि किसी को बचाने की कोशिश ना हो सरकार की तरफ से। ये मामला गबन का है और 100 करोड़ के लगभग गबन का है। 1-2 पैसे, 1000, 1500, 2 लाख, 3 लाख का नहीं है, ये 100 लाख। ये जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो तो दोषी है, वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई के लायक नहीं है मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए। और जहां तक एसीबी का सवाल है मैं जाने का, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। 3 तरह से केस डील होते हैं। एक मुख्यमंत्री जी हमको बोला, बने आईजी सीआईडी बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बोला कि इसमें रमेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे केस आते हैं। हमने बताया कि सुनिएगा, हमने आपस में काफी तालमेल था मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा। बोले कि सर 3 तरह के केस होते हैं। बोले कौन कौन? तो एक वो सर फंसा दो, किसी को फंसा दो, सीआईडी में भेज दो और लटकता रहे वो। अब फिर दूसरा केस पहले से है, उसको धंसा दो, सही भी है तो धंसा दो। अब तीसरा केस है दूध का दूध पानी का पानी। ये 3 तरह के केस होते हैं। तो एसीबी में जाएगा तो फंसा दो तो नहीं होगा, धंसा दो हो सकता है इस केस, वैसे केस में जो प्रभावशाली लोग हैं उनका केस को धंसा दिया जाता है। दूध का दूध पानी होता नहीं। मेरे ख्याल से एफआईआर होना चाहिए। जब अग्रतर अनुसंधान की जरूरत हो तो फिर एसीबी या उसके समकक्ष कोई और एजेंसी हो तो उसको लगाया जाना चाहिए, लेकिन एफआईआर होना चाहिए। स्पष्ट हमें एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के अनुसार मैं कहूंगा एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और कुछ तो है नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जेई हो, चाहे आई हो, सबसे बेसी कार्रवाई की है। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है, हमारा एक कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय,
कि विभाग ने ही उसकी गलतियों को पकड़ा है और विभाग ने ही अपने स्तर पर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं अवबोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की और जांच करने के उपरांत प्रथम दृष्टया जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक एक चीजों को देख रही है। सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें, मैं ये आपसे मांग करता हूं। माननीय सदस्य, एफआईआर करने का आदेश, एफआईआर कर माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि विभाग खुद पकड़ा उन गलतियों को और उस पर कार्रवाई हुआ है। अगर वरीय पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर हम चलता सत्र में उसको जांच करा के चलता सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराएंगे। नो अध्यक्ष महोदय, जांच किस विषय का? जब पैसे की निकासी हुई, ट्रेजरी और उन ट्रेजरर के भी जो ट्रेजरी अफसर है उनके इन्वॉल्वमेंट है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, फिर रोकड़पाल के भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्यपालक अभियंता के इन्वॉल्वमेंट है। सीधे एफआईआर का आप यहाँ से घोषणा करें, सरकार की इससे बेइज्जती नहीं होगी। सरकार का नाम होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान मिला है। मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, आपके नाम होंगे कि सरकार की बातों को सुना और एफआईआर इन्होंने करने का आदेश दिया। माननीय सदस्य मथुरा बाबू। इतना सारा माननीय सदस्य जब इस बात को बोल रहा है तो सरकार को तो सर इसमें गंभीर दिखाना चाहिए कि जब निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है महोदय। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब हाँ, कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी। पथों का हस्तांतरण हुआ है, लेकिन 129 कौन कौन से पथ है जिलावार हमने सूची मांगा था तो उन्होंने यो नहीं दिया। तो एक तो ये है, और उसके बाद बाकी में उन्होंने जो उत्तर में कहा कि खंड 2 में जो कहा कि जो हस्तांतरण हुआ है उसका कुछ काम चौड़ाई का, मजबूतीकरण का या प्रोसेस में काम चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है सर अध्यक्ष महोदय कि हमने अपना विधानसभा क्षेत्र में कई एक वर्षों से कोशिश कर रहे हैं 4 सड़कों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण हो, सबसे जरूरी है। आज तक हुआ नहीं और इसीलिए हमने ये पूरी सूची मांगा था। तो मैं ये कहूँगा कि भाई मंत्री जी को जब उत्तर देते हैं तो पूरी आप भी कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए पदाधिकारियों ने उत्तर दिया है कि नहीं। और इस प्रकार से उत्तर नहीं आवे कि हम विधायक को उपलब्ध करा देंगे, ये ठीक नहीं है। सबको उपलब्ध कराना, जब सदन में हम प्रश्न करते ऐसे तो हम विभाग से खुद भी मांग सकते थे, लेकिन आपका दायित्व है कि मांगे थे तो सब विधायकों को अगर प्रश्न पत्र के साथ जैसे लिफाफ मिलता है वैसे ही वो भी चला गया होता तो सब लोग देख लेते, समझ लेते। तो हम ये मंत्री जी से चाहेंगे कि इस पर उत्तर बतानी चाहिए, क्या परेशानी थी, क्या परिस्थिति। इन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, सरकार का किसी भी चीज को माननीय सदस्य के दृष्टिपथ से छुपाने की मंशा नहीं है। लगता है ये लिपिकीय भूल है कि सूची संलग्न लिखा होने के बाद उसमें सूची नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अभी सूची उपलब्ध करा दे रहा हूं। और उनका जो दूसरा प्रश्न था, जिस प्रश्न में उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र की 4 सड़कों के लिए बहुत चिंतित हैं,
निश्चित रूप से आवागमन के साधन होने भी चाहिए। इसका भी उत्तर माननीय सदस्य की प्रति में उपलब्ध होगा, लेकिन फिर भी मैं सदन के विश्वास के लिए इसको पढ़ देता हूं। माननीय सदस्य विधानसभा श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा कतिपय ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के नियमित अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में पथ का डीपीआर विभाग द्वारा बनवाया गया है एवं CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध किया गया है। 4 सड़कें हैं, अगर माननीय सदस्य का इच्छा होगा तो उसको भी पढ़ के सुना दूंगा। 4 सड़कों का जिक्र है। अध्यक्ष महोदय कि ये सारी चीजों तो मेरे पास है, क्योंकि जब हमने विभाग को लिखा पत्र, और विभाग को लिखा ही नहीं बल्कि मैंने बात भी किया था उस समय, लेकिन जानबूझ करके मामला को लटका करके और लास्ट में उसको आप भेज दिया गया केंद्र को कि उससे पैसा आवे तब काम हो। लेकिन राज्य सरकार चाहती तो उसको पहले काम करा सकती थी। ये बात तो मैंने देखा है उस पत्र को, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें पहले ही मिला हुआ है। बल्कि हमसे पद विभाग ने अप्रोच किया है कि नहीं केंद्र से आप बात करके ये दिलवाए, तो हम जरूर बात करके उस पर हम अपने ओर से प्रयास करेंगे, और बाकी भी जो राज्य सरकार ने भेजा उस पर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही सिर्फ निवेदन था कि आप जो हमको सूची देंगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी सदस्यों को भी मिलना चाहिए था, बाकी सदस्य भी वो देख पाते कि उनके क्षेत्र में बाकी सड़कों की क्या स्थिति है। माननीय सदस्य प्रदीप यादव, आपका उत्तर नहीं आया है, इसलिए आपका प्रश्न को पुट कर देता हूं। लेकिन साथ साथ एक बात मैं कह देता हूं, मैंने उच्च स्तरीय बैठक में भी तमाम पदाधिकारियों को इसका सूचना दिया था, बल्कि आग्रह भी किया था कि आप ससमय उत्तर दे दें माननीय सदस्यों को। सदन के अंदर में आज 4 प्रश्न था हमारा अल्प सूचित में, 4 में से 1 प्रश्न का उत्तर नहीं है जो परिवहन विभाग से है। माननीय परिवहन मंत्री जी, आप अपना विभाग के, अब हमारे मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाएंगे जो कि बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि कॉम्पिटेंट मंत्री से बैठ करके आप पता करिए कि माननीय सदस्यों का उत्तर काहे नहीं दिया है ससमय, जबकि ये प्रश्न 19/2/25 को पहुंचा है। इसको देख लीजिए, इसको पुट करता हूं मैं। चलिए, सभा में यह बात दूसरी बार फिर उठी, एक विधायक ने पहले तीसरी बार उठी है, और आपने भी जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ उसके पहले उच्च स्तरीय बैठक भी की। अब पदाधिकारियों के कान में जू ना रेंगे और पदाधिकारी इसके उत्तर ना भेजे, अगर आसन कठोर कार्रवाई की ओर ना बढ़ेगा तो केवल आग्रह से नहीं होगा, आग्रह के बाद दंड होता है, तो बस दंड की ओर बढ़िए। मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था कि निंदा प्रस्ताव होना चाहिए, उनके सर्विस में जुटना चाहिए। ये बातें सेवा पुस्तिका में ये व्यक्ति अकर्मण्य है, ये उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं। जब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जो व्यक्ति, और सेवा जनता की क्या करेगा वो? ऐसे माननीय मंत्री जी, निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। अब आने वाला समय में हम लोग उसी स्टेज में जाना पड़ेगा। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। गंभीर माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी, तारांकित प्रश्न धनंजय सोरेन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही हैं धनंजय सोरेन जी, आप उनका प्रश्न पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न था, मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में अत्यधिक समय सीमा पदाधिकारी द्वारा लिया जाता है? माननीय मंत्री, जवाब तो मिला नहीं। माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? महिला बाल विकास का जवाब कौन देंगे? दीजिए, बोलिए सर। इसको नेक्स्ट कर दीजिए सर।
कल के लिए पुट कर दीजिए, कल कर देंगे। माननीय मंत्री जी, आप लोग नहीं समझ रहे हैं सर कि ट्रेजरी बेंच को किस तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं। सर आप बताइए। 6 तारीख को मेरा था, तो कल के लिए मेरी ठीक है, इसको पुट कर दिए। आज के हमने देखा आपको पुट कर दिया धनंजय बाबू? कल के लिए कर दीजिए। ठीक, प्रश्न तो पहले भी डाले थे। अच्छा, फिर से पुट हुआ ही, अब फिर से आपका उत्तर मिल जाएगा। माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह, आप लोग आज सारे ट्रेजरी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठिए एक जगह। हाँ, पूछिए रागिनी जी। रागिनी जी को पूछने दीजिए, उसके बाद आप सर। क्या यह बात सही है कि झरिया विधानसभा क्षेत्र के 27 ग्राम को धनबाद नगर निगम में सम्मिलित कर ली गई है, परंतु नागरिक सुविधा तथा सड़क, पानी एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि नगर निगम के माध्यम से विभिन्न मद से राजस्व की वसूली की जा रही है। खंड 2 का है और एक ही साथ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वंचित क्षेत्र में 27 गाँवों के आमजन द्वारा उन गांवों को नगर निगम से विमुक्त करने के हेतु आंदोलन तथा उन्हें वर्तमान में न ग्रामीणों के विकास और न ही नागरिकों की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है? इसमें जो अध्यक्ष महोदय जो मुझे उत्तर दिया गया है बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उस गांव में सारे लोग सुविधा से वंचित हैं, ना वहाँ सड़क है ना रोड।